अमेरिका के ब्लिंकन भटक रहे हैं मिडिल ईस्ट में एक और बार। अभी इजिप्ट गए हैं, फिर और कई मुल्कों में जाना है, फिर इजराइल पहुंचना है। बस उनका एजेंडा एक है कि किसी तरह से जंग रुक जाए। उधर ट्रंप ये कह रहा है कि शायद अमेरिका में चुनाव हो ही नहीं और अमेरिका में चुनाव होने के पहले वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। इराक में अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब इराकी लड़ाकों ने पलट के जवाब दिया है तो अमेरिका की तरफ के 5 लोग मारे गए हैं। उधर हूथी कहीं से कंट्रोल में नहीं आ रहा है और हिजबुल्लाह के हमलों से अब इजराइल लगातार परेशान होकर यह कह रहा है कि शायद जंग शुरू करनी पड़े। इससे जुड़ी तमाम सारी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके बीच में। देखते रहिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे टीसीएच पे आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं इजराइल फलस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, या ऐसे कहें कि फलस्तीन की जो तबाही चल रही है उसके इर्द गिर्द सारी खबरें लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा किसी के साथ दिक्कत आई है तो बच्चों के साथ आई है। बच्चों को वो सब देखना पड़ रहा है, वो सब झेलना पड़ रहा है जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। इसके पहले भी ऐसा नहीं कि गजा कोई स्वर्ग था। एक बात तो मैं बार बार दोहराता रहता हूं इसलिए कि समझ में आ जाए, लेकिन जिनको नहीं समझना है, जो गोदी मीडिया नहीं समझती है, वो कभी नहीं समझेगी। लेकिन आपको तो ये बात जाननी चाहिए। कोई अगर बहस करे तो ये सारे तथ्य जो मैं लगातार देता हूं आपको लेकर जाना चाहिए। एक अखबार की खबर आपके बगल में आई होगी, इसकी डेट देखिए। इसकी डेट है 18 सितंबर 2023। हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, आप सबको पता है। 18 सितंबर 2023 की यह खबर कहती है कि यह साल फलस्तीन के बच्चों के लिए बेहद बुरा रहा है। कम से कम 38 बच्चे वहां पर इजराइल के हाथों मारे गए हैं। यानी बच्चों के साथ यह सुलूक कोई नया नहीं है। वहां के बच्चे जिस डर के साथ पैदा होते हैं, जिस डर के साथ जीते हैं, जो उनको लगातार परेशान किया जाता है, वो कोई नया नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद यह स्पीड और बढ़ गई है और आप जानते हैं 4000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। लेकिन जो मारे गए, चलो वो तो मारे गए। बापों को अपने 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल के बच्चों को कब्र में पहुंचाना पड़ा, वो दर्द तो छोड़ दीजिए। बड़ा दर्द यह है कि इसमें से हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ पांव चले गए हैं बम विस्फोटों में, बंदूकों में, रबल्स के नीचे, खंडहर के नीचे दब के, जिनकी हालत खराब हो गई है। इन बच्चों को देख के दर्द होता है, इन बच्चों को देख के दुख होता है और इन बच्चों को देखकर गुस्सा आता है कि कैसे पूरा विश्व समुदाय, पूरी दुनिया इसको खामोशी से देख रही है। अमेरिका और बर्तानिया के जो हुक्मरान हैं, जो हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, यूरोप के जो दीगर मुल्कों के हुक्मरान हैं, उनको यह सब दिखाई नहीं देता। अरब के जो दुनिया भर के हुक्मरान हैं, एक से एक पैसे वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, उनके ऐवानों तक इन लोगों की, इन बच्चों की चीख नहीं पहुंचती। बैसाखी पर चलते हुए बच्चे, दर्द में जख्म पर कुछ लगाया जा रहा है और बच्ची मुस्कुरा रही है। बच्चे जिनको खाना बेचना पड़ रहा है इस उम्र में, जिस उम्र में उनको स्कूल में होना चाहिए था, उस उम्र में वो किसी तरह से अपना घर पालने के लिए खाना बेच रहे हैं, कॉफी बेच रहे हैं, टेंट्स में जाके पानी ला रहे हैं जाने कहां कहां से, और इन सब के बीच भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि जिंदगी जितनी भी मुश्किलात देनी है दे दो, हम न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, हम फलस्तीन नहीं छोड़ेंगे। इन बच्चों से कोई कहे शांति, इन बच्चों से कोई कहे खामोश रहो। आप सोच के देखिए, यही वो बच्चे हैं जो इस दर्द में लगातार बड़े होंगे, लगातार देखेंगे, जो इनके शरीर पे जख्म दिए गए हैं, जो इनके चेहरों पे निशान दिए गए हैं, इनके साथ हमेशा रहेंगे। और आपसे एक सवाल है, आप सबसे एक सवाल है, खासतौर पे उन लोगों से सवाल है जो लगातार कहते हैं फलस्तीनियों को शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना चाहिए। बताइए, अगर इस तरह का जुल्म लगातार चलता रहेगा और उस पर सारी दुनिया खामोश रहेगी तो इनको कौन सी शांति सिखाई जा सकेगी? क्या इनको भी नहीं लगेगा कि इनके ऊपर जो हमले हुए हैं, इनको जिन्होंने बर्बाद किया है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए? कोई भी बंदूक लेकर मां के गर्भ से पैदा नहीं होता। मां की कोख से हर बच्चा हंसता मुस्कुराता पैदा होता है और हर मां बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और उस मकाम पे पहुंचाएं कि जिंदगी बड़ी आसानी से, बड़ी खुशी से गुजार सके।
लेकिन जब बचपन से लेकर बड़े होने तक वो अपने मां बाप को मारा जाते हुए देखते हैं, जब बचपन से लेकर बड़े होते तक हर तरह का जुल्म देखते हैं, तो उनके मन में गुस्सा भरना लाजिम है, उनके मन में घृणा भरना, नफरत भरना लाजिम है। और यही फलस्तीन में हो रहा है पिछले 70 वर्षों से। पिछले 70 वर्षों से फलस्तीन के बच्चे बंदूक और डर के साए में पलते हैं, और इसी के चलते वो गुस्सा उनके अंदर भरता है जो उनको अल कासम तक ले जाता है। आज दुनिया कह दे ये आतंकवादी, वो आतंकवादी, हमास आतंकवादी, सब ठीक है, लेकिन साथ में यह भी कहिए कि सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, जो बच्चों के ऊपर जुल्म करता है, औरतों के ऊपर जुल्म करता है, 14 साल के 10 साल के बच्चों को गिरफ्तार करता है, गोली मार देता है। अगर वो आतंकवादी नहीं है तो फिर उसका प्रतिरोध करने वाला, फिर उसका एहतिजाज करने वाला कैसे आतंकवादी हो सकता है? स्टेट का जो यह आतंकवाद है, इस पर कभी बात क्यों नहीं होती है? और हां, इतना जरूर है कि 70 सालों तक सारी दुनिया ने खामोश होकर यह जुल्म देखा, क्योंकि कभी यह बड़ी खबर नहीं बनी। अमेरिका और दीगर मुल्कों का जो गोदी मीडिया है, मैं बार बार कहता हूं गोदी मीडिया यहां पर ही नहीं है, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में गोदी मीडिया है। और अमेरिका का जो गोदी मीडिया है वो पूरी दुनिया को कभी बताता ही नहीं था कि किस तरह का जुल्म वहां पर चल रहा है। सोशल मीडिया था नहीं, टीवी पर खबरें आती नहीं थी, इसलिए किसी को कुछ पता चलता नहीं था। इंटरनेट आने से यह हुआ कि हम दुनिया भर के अखबार पढ़ पाते हैं, हम इराक के अखबार पढ़ पाते हैं, हम यमन के अखबार पढ़ पाते हैं, हम ईरान के अखबार पढ़ पाते हैं, हम मिडिल ईस्ट के अखबार पढ़ पाते हैं, और साथ में ये खबरें, ये विजुअल्स, ये सारे की सारी चीजें, वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे आते हैं। हमारे जैसे लोग आकर सामने इनको लेकर आते हैं, बात करते हैं, जिससे कम से कम सारी दुनिया में यह जरूर हुआ कि इन सब के खिलाफ लोगों ने सोचना शुरू किया। और यही वजह है कि नेतन्याहू और इजराइल लाख शोर मचा ले, लेकिन दुनिया के निगाहों से वो इतना गिर चुके हैं कि अब उनको कदम कदम पर मुकदमे झेलने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, आईसीजे का मुकदमा तो आपको पता है, जो साउथ अफ्रीका ने किया था, और उसका पहला जो फैसला आया था, उस फैसले में जेनोसाइड की बात की गई थी। अब निकारागुआ ने बाकायदा अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, इन सारे मुल्कों पर मुकदमा करने की बात की है आईसीजे के अंदर, कि ये सारे के सारे जो हैं वो असल में इजराइल के साथ खड़े थे और इसीलिए इस जेनोसाइड के भागीदार हैं। आप सोच के देखिए, बाकी मुद्दों पे आने से पहले आज मैं इस पर जरा बात कर लेना चाहता था। आप सोच के देखिए कितने इनह्यूमन हैं, कितने शैतानी हैं इजराइल के लोग और इजरायली। जो मदद जा रही है राफा बॉर्डर पे, वो मदद लगातार रोकी जा रही है। पहले भी मैं आपको खबरें दे चुका हूं। आज की डेट तक जब मैं आपके बीच में यह खबर लेकर आया हूं, लगातार 7वें या 8वें दिन होता यह है कि इजरायली वहां जाकर बैठ जाते हैं, बसों के सामने, ट्रकों के सामने, जिन ट्रकों में सामान जा रहा है, वहां बैठ जाते हैं, वहां पर अपना पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, नारे लगाते हैं, और किसी भी हालत में उन ट्रकों को भूखे लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। यूएनआरडब्ल्यूए बता रहा है कि जितनी मदद पहुंच पा रही है वो बमुश्किल 20%, 20%, यानी 100 में से सिर्फ 20 लोगों के लिए काफी है। यानी 80 लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं है, घरों को नष्ट कर दिया गया है। तो घरों के अंदर जो अनाज रखा गया था वो भी अनाज नहीं मिल रहा, जो बाहर से आना था वो भी नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, समंदर का खारा पानी साफ करके लोग पी रहे हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी खबर आई थी, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी, हो सकता है आपने भी देखा हो, वो वहां घर में जो संसाधन है उनको मिलाकर किसी तरह से बिजली बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि टेंटों में रोशनी हो सके। और इस ठंड की मौसम में उनके पास कपड़े भी नहीं हैं कि कपड़े ठीक से पहन सके। ये सारी चीजें राफा बॉर्डर से जानी थी, लेकिन लगातार ये लोग जो हैं सामान भी वहां नहीं जाने दे रहे हैं। इधर हुआ यह है कि लगातार इजराइल कोशिश यह कर रहा है, बाहर जो भी कहे, कि गजा पट्टी के लोगों को कैसे भी सिनाई की तरफ भेज दिया जाए, इजिप्ट में भेज दिया जाए, ताकि गजा पट्टी पूरी खाली हो जाए। इजिप्ट ने पहले तो बाकायदा धमकी दी है इजराइल को कि अगर सिनाई की तरफ फलस्तीन के लोगों को भेजा गया तो हम इजराइल के साथ सारे रिश्ते तर्क कर लेंगे।
साथ में उसने अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना शुरू कर दिया है कि फलस्तीनियों को सिनाई की तरफ ना भेजा जा सके। इसको बहुत लोग नेगेटिव खबर की तरह चला रहे थे। हकीकत यह है कि यह सारा कुछ इसलिए किया गया है कि अगर एक बार गजा से बाहर चले गए गजा के लोग, तो इजराइल उनको कभी नहीं लौटने देगा और गजा पर कब्जा कर लेगा। अब आप सोचिए नीचता की हद, खान यूनुस से बाहर निकाल दिया, नॉर्दर्न गजा से बाहर निकाल दिया, सदर्न गजा से बाहर निकाल दिया। इतनी बड़ी आबादी रफा पे, किसी तरह से रफा के बॉर्डर पे सिमटी हुई है, टेंटों में रह रही है और अब वहां भी बम गिराने की बात चल रही है, वहां भी लोगों को मारने की बात चल रही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यह कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, यह कुछ नहीं है, यह इजरायली जो प्लानिंग है पूरे के पूरे फलस्तीन को खाली कराने की, उस प्लानिंग के तहत यह सारा कुछ किया जा रहा है ताकि गजा से हर एक फलस्तीनी को बाहर कर दिया जाए और वहां पर लाकर फिर से इजरायली सेटलर्स को बसा दिया जाए। तो इजिप्ट का जो यह कदम है बेसिकली उनको रोकने के लिए है। इजिप्ट की आप लाख शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन यह जो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि गजा को वो खाली ना करा सके, गजा के लोग गजा में ही रहें। और इन सब के बीच अमेरिका, डेमोक्रेसी की बात करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका की सीनेट में, अमेरिका की संसद में एक बिल आया है। माइक जॉनसन साहब जो उसके अध्यक्ष हैं वो लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि 14.3 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर की मदद की जाएगी इजराइल को। यह वो अमेरिका करना चाहता है जिस अमेरिका के ऊपर अभी तक के इतिहास का सबसे ज्यादा लोन लदा हुआ है। फॉक्स न्यूज एक चैनल है, अमेरिका का टिपिकल चैनल है, उसको आप कोई प्रो पैलेस्टाइनियन या और कुछ नहीं कह सकते हैं, वो प्योरली अमेरिका का बिजनेस चैनल है। फॉक्स न्यूज पे एक खबर आई, लियोन कूपरमैन करके एक मिलियनर है, बहुत बड़े रईस हैं, वहां के बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इकोनॉमी कभी भी डूब सकती है। जो आंकड़े दिए गए वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर अमेरिकन आदमी पर, हर अमेरिकी नागरिक पर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिटेल, $101,231 यानी 1,01,231 $1,100,231 अमेरिकन डॉलर का लोन है हर अमेरिकी पर। आप जरा सा गूगल सर्च करेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अभी उसकी कंडीशन यह है कि उसके ऊपर डेब्ट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है अमेरिका। अमेरिका के हर नागरिक पर मैंने आपको बताया $1,00,000 से ज्यादा का कर्ज है। वहां पर ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जिनके सिर पे छत नहीं है, जिनको खाने को नहीं मिलता है। बेरोजगारी अमेरिका में लगातार बढ़ती चली जा रही है। यह सारा कुछ अमेरिका में हो रहा है, अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश है। लेकिन मदद करने जा रहा है वो इजराइल की, और वो भी कितना? $14.3 बिलियन। जीरो लगाते जाइए, जोड़ लीजिए कि कितने डॉलर हो गए, और उसको रुपए में अगर आप हिंदुस्तान से देख रहे हैं तो रुपए में कन्वर्ट करके देखिए कि कितनी मदद कर रहा है। अभी तक अमेरिका ने जिन मुल्कों की मदद की है पिछले 60-70 सालों में, सबसे ज्यादा मदद किसी की है तो वो इजराइल की है। और UNRWA नाम की संस्था जो लगातार फलस्तीनियों की मदद के लिए बनाई गई थी, उसके ऊपर एक घटिया सा, टुच्चा सा, झूठा आरोप लगाया इजराइल ने, और अमेरिका ने तुरंत उसको फंडिंग रोक दी। ब्रिटेन ने फंडिंग रोक दी, फ्रांस ने फंडिंग रोक दी, जर्मनी ने फंडिंग रोक दी। और यहां इजराइल को हर 3 महीने पर एक बड़ा अमाउंट मदद के रूप में दे दिया जाता है, और यह वो मुल्क देता है जो खुद कर्जे में डूबा हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि AIPAC वहां पर जो है, जो फंड करती है अमेरिका में चुनाव लड़ने वालों को, उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसी का लगा हुआ है तो इजरायली यहूदियों का पैसा लगा हुआ है। अपने इलेक्शन के लिए पैसा आता रहे, जो हथियार बनाने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको पैसा मिलता रहे, बाकी अमेरिका बर्बाद हो जाए, यह चिंता कहीं से नहीं है। इसीलिए बर्नी सैंडर्स जो पिछली बार चुनाव लड़े थे प्रेसिडेंट का, सबसे लंबे समय तक इंडिपेंडेंट वहां के सेनेटर रहने का रिकॉर्ड है जिनका, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि इस तरह की जो हरकत है वो अमेरिका को बर्बाद कर देगी। फलस्तीन में जितना कुछ हो रहा है, अमेरिका को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पैसा सबसे बड़ा है। अमेरिका फलस्तीन के साथ क्या खड़ा होगा? अमेरिका ने तो सीरिया के ऊपर बमबारी शुरू कर दी, अमेरिका ने इराक के ऊपर बमबारी शुरू कर दी,
3 सैनिक मारे गए थे और अब खबर आई है इराक के जो लड़ाके थे, जिन्होंने पहले मना कर दिया था कि अब हम अमेरिका पर फिलहाल हमला नहीं करेंगे, बातचीत से मामला सुलझ जाए, उन्होंने फिर से हमला करना शुरू कर दिया है। और 5 अमेरिका सपोर्टेड जो कुर्द हैं, उनके मिलिशिया के 5 लोग मारे गए हैं। मजेदार है, इराक के कुर्दों को मार रहे हैं, इराक के कुछ कुर्द अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिका का साथ देने के लिए भी इराकी कुर्द हैं और वो अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, मारे ये जा रहे हैं। मलाई जो खा रहा है वो अमेरिका है। सीरिया में उसने तेल की लूट बढ़ा दी है। आप सोचिए, सीरिया और इराक पर यह हमले कर रहा है। सीरिया और इराक कोई अमेरिका का हिस्सा है? वहां पे इल्लीगल तरीके से आपने अपनी सेना रखी है, आपको अपनी सेना हटा लेनी चाहिए, लेकिन वहां पर हमला कर रहा है ताकि इराक और सीरिया में जो तेल की लूट है वो जारी रह सके। हालांकि इस बार इतना आसान नहीं रह गया है, जितने हमले हो रहे हैं उसका जवाब भी मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में पहले दिन से लड़ाई चल रही है। 7 अक्टूबर के बाद से लगातार लड़ाई चल रही है। इजराइल धमकियां देता रहता है, घुड़कियां देता रहता है, बम भी गिराते रहता है, लेकिन बदले में हिजबुल्लाह भी उतने ही बम गिराता रहता है, उतने ही ड्रोन, उतने ही रॉकेट भेजता रहता है। अभी हाल में हिजबुल्लाह के हमले में 15 लोग मारे गए हैं। इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहां 1 लाख से ऊपर लोग वापस लौट आए हैं। लेबनान में भी इजराइल ने बम गिराए हैं, लोगों के घर तोड़ने की कोशिश की है, वहां से भी, सदर्न लेबनान से भी काफी लोग हटे हैं। और यह बात लगातार आ रही है कि हिजबुल्लाह के साथ कभी भी इजराइल की फुल फ्लेज जंग शुरू हो सकती है। हालांकि अमेरिका यह कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं यह जंग हो। इन सबके बीच ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि अगला राष्ट्रपति चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता, और वजह यह बताई है कि बाइडेन की बेवकूफी से जैसे मिडिल ईस्ट में हम घुस गए हैं और नई नई लड़ाइयां लगातार शुरू करते जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 महीने बाद होने वाले चुनाव के पहले वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। यह किसी और ने नहीं कहा है, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है और इस बार बाइडेन के मुकाबले अमेरिका में चुनाव लड़ रहा है। उसका कहना है कि बाइडेन दुनिया के हालात को समझ नहीं रहा है, बाइडेन दुनिया के हालात में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, नई नई जंगें शुरू करता जा रहा है और यह इसके हाथ से निकल चुका है। यह कभी भी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है और इसका एक कारण है। कारण यह है कि रशिया, ईरान और चाइना का जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल बन रहा है, वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। मजबूत होने का एक सबूत मैं आपको दूं कि यह कैसे पूरा ग्रुप बन रहा है, कि इन तीनों ने साझा जंगी प्रैक्टिस का ऐलान किया है कि ये तीनों जो हैं साथ में नेवल, पानी के अंदर लड़ाई की प्रैक्टिस करेंगे। ये तभी होता है जब 3 मुल्क या 2 मुल्क आपस में बहुत करीब आ जाते हैं, जब साझा युद्ध अभ्यास होता है। साथ में एक प्रोग्राम में व्लादिमीर पुतिन जा रहे थे, वहां पे सारे लोग बैठे हुए थे, होलोकॉस्ट पे शायद प्रोग्राम था। वहां बाकी सबसे हाथ मिलाया पुतिन ने, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ नहीं मिलाया। उधर सीरिया और इराक पर जो हमले कर रहा है अमेरिका, उसको लेकर चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात की है। आप जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रशिया भी है, चाइना भी है और अमेरिका भी है, यानी ये काफी मजबूत होते जा रहे हैं। उधर मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, जहां अमेरिका ने लंबे वक्त तक लूट मचाई हुई थी, वहां लगातार रशिया का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ रहा है। अमेरिका को बाहर करके रशिया के साथ वो समझौता कर रहे हैं। बुर्किना फासो का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और भी मुल्कों में ऐसा हुआ है। तो अमेरिका को जो लगता है कि वो कहीं भी बम गिरा सकता है, पहली बात तो यह कि ईरान में अभी तक उसने बम गिराने की हिम्मत नहीं की है। वो जानता है ईरान से लड़ाई आसान नहीं है। दूसरा, यमन के हुथीस पर वो लगातार बम गिरा रहा है, लेकिन हुथीस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ने खुद माना है कि हुथी का जो हमला है वो बरकरार है, हुथी अभी भी वहां पर डेंजरस बना हुआ है। इजराइल ने अरब देश, मैं बार बार कहता हूं कि इनकी गद्दारी तो इतिहास में लिखनी चाहिए, यूएई, सऊदी अरबिया, इन सारे मुल्कों के साथ मिलकर ऐसा किया है कि रेड सी की जगह जमीन के रास्ते से हाइफा पोर्ट तक कैसे भी जहाज पहुंच जाएं, लेकिन
यह खर्चा भी बढ़ाता है और यह भी कोई बहुत सेफ नहीं है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यमन के हूथी जो रेड सी पर हमला कर रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बम गिरा रहे हैं, लेकिन बम गिरने की आदत तो यमन के लोगों को 10 सालों से है। सऊदी अरबिया से उसकी लड़ाई चली 10 साल और 10 साल बाद सऊदी अरबिया थक हार के बैठ गया। यमन बेहद गरीब देश है, लेकिन ऐसा लगता है कि फलस्तीन के साथ अगर कोई वाकई दम के साथ खड़ा है तो या तो यमन खड़ा है और या फिर लेबनान खड़ा है। अमेरिका को लगता है कि 4 बम गिरा के वो सब कुछ ठीक कर देगा, अपने इजराइल को, अपने प्यारे इजराइल को बचा लेगा। अमेरिका का तो रिकॉर्ड ही रहा है वैसे कि जहां गया है सिर्फ उसने तबाही मचाई है। यह स्क्रीन पर एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। अमेरिका के जाने से पहले इराक कैसा था और अमेरिका ने इराक को क्या कर दिया, अमेरिका ने लीबिया को क्या कर दिया, युगोस्लाविया को क्या कर दिया, सीरिया को क्या कर दिया, यमन को क्या कर दिया, अफगानिस्तान को क्या कर दिया। जिस मुल्क में अमेरिका गया है उसने सिर्फ तबाही और बर्बादी फैलाई है। अमेरिका शायद अपने मुल्क के लिए चाहे कुछ हो, लेकिन दुनिया के लिए शायद सिर्फ तबाही और बर्बादी का सबब है। तो यमन में वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, सना पर लगातार बम गिरा रहा है, सीरिया पे बम गिरा रहा है, तो बर्बादी के अलावा कुछ और तो नहीं होगा। लेकिन इस बार बम एक तरफा नहीं गिर रहे हैं। अगर वो यमन पे बम गिरा रहा है तो हूथी लगातार अमेरिकन शिप्स पे हमला कर रहा है। अभी इटली ने कहा कि वो अमेरिका का साथ देगा, तो यमन ने बहुत क्लियर कहा कि ठीक है साथ दो, लेकिन इसके बाद तैयार हो जाओ कि हम इटली पर भी हमला करेंगे। मलेशिया, आप जानते हैं कि मलेशिया ने इजरायली जहाजों को अपने पोर्ट पर आने से रोक दिया है। तो पूरी दुनिया में आप कहेंगे एक तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, डायमेंशंस बन रहे हैं, पोल्स बन रहे हैं और पूरी दुनिया में या तो मुल्क अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के खिलाफ हैं। इसलिए अगर सेकेंड वर्ल्ड वार की बात ट्रंप कर रहा है तो यह इतनी हवाई बात नहीं है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। और क्यों ना हो, क्यों ना नाराजगी हो इजराइल से। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ, वो हमला कहां हुआ? वो हमला हुआ हमास ने किया और हमास है गजा पट्टी में। लेकिन इस हमले के बाद लगातार वेस्ट बैंक में भी तमाशा जारी है। आप इनकी नीचता के बारे में सोचिए कि जानवर तक चुरा रहे हैं, लोगों को तो मार ही रहे हैं, घरों को तो तबाह कर ही रहे हैं, जानवर तक चुरा रहे हैं इजरायली। आपने दुनिया की कोई ऐसी सेना देखी है जो जानवर चुराती है, जो भेड़ चुराती है लोगों के घरों में घुस के? सोच सकते हैं आप। और यह काम 70 सालों से इजराइल ने जारी किया है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है, सारे दर्द के बीच, सारी तबाही के बीच, सारी परेशानियों के बीच, कि इस बार फलस्तीनियों ने शहीद होकर सारी दुनिया को जीत लिया है। एक फलस्तीन को तबाह किया गया और सारी दुनिया अपने गले में कैफिया डालकर कह रही है हम भी फलस्तीन हैं। किसी ने कभी सोचा था कि नॉर्वे की सड़कों पर फलस्तीन का राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा? किसी ने कभी सोचा था कि लंदन में, पूरे के पूरे इंग्लैंड में हर शनिवार को जुलूस निकलेंगे जिसमें फलस्तीन के आजादी की बात होगी? जिस फलस्तीन की बात कहीं नहीं होती थी, अब सारी दुनिया में हो रही है। लंदन की मैं आपको खबर दूं, लंदन की सड़कों पर ऐसा बड़ा हुजूम निकलता है हर शनिवार को कि लंदन में जो फलस्तीन के विरोधी हैं, जो इजराइल के समर्थक हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे रोका जाए। और उस जुलूस में सब होते हैं। उस जुलूस में हिंदुस्तानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, यूरोप के लोग भी होते हैं। उस जुलूस में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। एक बड़ा खूबसूरत सा पोस्टर मैंने सोशल मीडिया पे देखा था जो कहता है कि फलस्तीन के साथ खड़े होने के लिए मुसलमान नहीं, इंसान होने की जरूरत है। अगर आप हक के साथ खड़े हैं तो आप फलस्तीन के साथ खड़े होंगे। उसी इंग्लैंड की सड़कों पर फलस्तीन के समर्थन में लगातार जुलूस निकल रहा है, जिसका प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इजराइल के साथ पूरी बेशर्मी के साथ खड़ा है। मैनचेस्टर में जुलूस निकल रहे हैं, नॉर्वे में जुलूस निकल रहा है, सारे यूरोप में, यहां तक कि जर्मनी का मैं बताऊं कि वहां की गवर्नमेंट ने इजराइल का विरोध करना एक तरह से अपराध बना दिया है। लेकिन वहां भी फ्रैंकफर्ट की सड़कों पर हर सैटरडे को हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और फलस्तीन के समर्थक में नारा लगाते हैं। जिस अमेरिका का जो बाइडेन इजराइल के साथ खड़ा है, वहां की एक ब्राउन यूनिवर्सिटी के बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि इजराइल को समर्थन करने वाली कंपनियों को हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर निकालो।
वहां की सड़कों पर जुलूस निकलता है और शायद इन सब का ही असर है कि अब अमेरिका किसी तरह से भी चाहता है कि वहां पर एक समझौता हो जाए। मैं आपको बता चुका हूं कतर और इजिप्ट की सहायता से वो डील चल रही है और नेक्स्ट संडे तक वो डील फाइनल होने की उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। नेतन्याहू लगातार नाटक कर रहा है, अपने घर में लगातार कह रहा है कि हम कोई समझौता ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, लेकिन खबर यह आई कि जब ये सारी चीजें बाइडेन को बताई गई तो बाइडेन ने बाकायदा गाली दी। वो गाली मैं यहां पे नहीं ले सकता हूं, आप पोस्टर में इस अखबार की खबर में देख सकते हैं। बाकायदा नेतन्याहू को गाली दी और अब किसी भी तरह से समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। हमास ने, मैंने आपको बताया है, ये शर्त रखी थी कि लंबा युद्ध विराम हो, हम एक आदमी छोड़ेंगे तो उनको 50 आदमी छोड़ने पड़ेंगे। और साथ में हमास ने बहुत क्लियर शर्त रखी थी कि ये जो युद्ध विराम हो वो लंबा युद्ध विराम हो, या तो पक्का हमेशा के लिए युद्ध विराम हो। ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने का युद्ध विराम होगा और उसके बाद तुम अपने सारे अगवा किए गए लोगों को छुड़ा लोगे और ऊपर से बम गिराना फिर से शुरू कर दोगे। इसमें सऊदी अरबिया भी अपनी भूमिका निभा रहा है। एक और खबर है कि यूएई ने आगे बढ़कर यूएनआरडब्ल्यूए को एक बड़ी राशि देने की बात की है कि इतना पैसा हम देंगे। अमेरिका ने पैसा हटा लिया, कोई बात नहीं, इतना पैसा हम देंगे। मेरा तो कहना है कि सारे मिडिल ईस्ट को मिलकर यूएनआरडब्ल्यूए को और ज्यादा फंडिंग करनी चाहिए। लेकिन साथ में सऊदी अरबिया यह भी कह रहा है कि हम किसी तरह का इजराइल से रिश्ता तभी बनाएंगे जब गजा पट्टी में जो बमबारी है वो बंद होगी और वहां पर फलस्तीनी सरकार बनाई जाएगी। फलस्तीनी सरकार बनाने और फलस्तीन को आजाद मुल्क बनाने की बात यूरोप के ज्यादातर देश कर चुके हैं, अमेरिका कर चुका है, अफ्रीका और बाकी कंट्रीज कर ही रही हैं। तो कुल मिलाजुलाकर इस सारी तबाही के बीच एक सुनहरी लाइन भी नजर आ रही है कि इस बार फलस्तीनियों की जो शहादत है वो बर्बाद नहीं होगी। सारी दुनिया तो उनके साथ खड़ी ही है। आज नहीं कल, बहुत जल्द उनको अपना आजाद मुल्क मिलेगा, उनको अपनी सरकार मिलेगी। और अब इजराइल जब भी जुल्म करने की कोशिश करेगा उसके सामने आईसीजे होगा, उसके सामने सारी दुनिया होगी। आज भले इजराइल बहुत ताकतवर दिखाई दे रहा हो क्योंकि अमेरिका लगातार उसको पैसे दे रहा है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये जो सीनेट के अंदर प्रस्ताव आया है, खबर ये आ रही है कि बिडेन इसको वीटो करने वाला है। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं ये जैसे जैसे आएंगे आपको बताऊंगा, लेकिन अमेरिका जिन हालात में है और जिस तरह के सोशल हालात हैं उनमें लगता नहीं है कि बहुत लंबे दौर तक अमेरिका इजराइल की ऐसी मदद कर पाएगा। और जब अमेरिका इजराइल की मदद ऐसी नहीं कर पाएगा तो और इजराइल के अंदर वैसे ही इतना बवाल मचा हुआ है तो सवालिया निशान इजराइल के भविष्य पर भी है। ब्लिंकन साहब भटक रहे हैं, आज इजिप्ट गए हैं, इसके पहले सऊदी अरबिया से मिल चुके हैं, लास्ट में इजराइल जाएंगे। उनकी भी कोशिश यही है कि किसी तरह से समझौता हो जाए और समझौता होने के बाद पता चलेगा कि आगे इजराइल का भविष्य क्या है और फलस्तीनी स्टेट का भविष्य क्या है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सिर्फ 2 स्टेट्स का मामला नहीं है, यह सारी दुनिया का मामला है। अगर यह समझौता नहीं होता है और अगर अमेरिका अपनी हरकतें, अपनी शैतानी हरकतें लगातार बढ़ाता जाता है तो दुनिया धीरे धीरे तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ जाएगी, जो न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। इजराइल, फलस्तीन और उसके आसपास दुनिया की हलचलों पर मैं लगातार अपडेट लाता रहता हूं। आप लोग बड़ी संख्या में देखते हैं, अच्छा लगता है। एक अपील जो मैं हमेशा करता हूं, मेरे बगल में आपको एक कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपीज पर मंथ, यानी 3 रुपए रोज से भी कम पे आप जब हमारे मेंबर बनते हैं तो आप ये समझिए कि हमारे सीने में हौसला और मजबूत होता है। यह आपका काम है कि आप हमारे हौसले को मजबूत करें, हमारी मदद करें, हमारे साथ खड़े हों, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं ताकि हम लगातार कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।